गरिमा की प्यार की कहानी आप सुनकर परेशान हो जाओगे। गरिमा को लग रहा था कि वह कब तक माँ के अन्याय को सहती रहेगी। एक बार आवाज उठाना तो जरूरी था, ताकि अगली बार से माँ उसके और आशुतोष के खिलाफ कोई षड्यंत्र न करे। सच, ये सब षड्यंत्र नहीं तो और क्या था। निक्की की शादी पक्की हो गई। ये खबर मिलते ही गरिमा के हृदय में जैसे मनहूसियत सी छा गई। अब तो 30 वर्ष से भी अधिक की हो गई होगी निक्की की उम्र। भैया भाभी के लाख प्रयास के बाद भी निक्की के लिए सुयोग्य वर नहीं मिल पा रहा था। एक और जहां शादी में ज्यादा खर्च न कर पाने की असमर्थता रहती, वहीं दूसरी तरफ सुयोग्य वर मिलना भी कठिन होता। और अब जबकि शादी तय हो गई है, तो गरिमा की परिस्थिति ऐसी है कि खुशी की जगह उसके हृदय में शंका और डर सा समा रहा है। गरिमा निक्की की बुआ है। खाली हाथ शादी में गई तो क्या खुशी खुशी शादी में शामिल हो पाएगी। उसे अंदर ही अंदर अपमान की व्यथा नहीं झेलनी पड़ेगी। और यदि आशुतोष से निक्की के लिए एक अच्छे तोहफे की मांग की तो क्या आशुतोष का बेबस चेहरा उसके हृदय को तार तार नहीं कर देगा। निरीहता से भर उठी है गरिमा। भैया गरीब है, जरूरतमंद है, पर आत्मसम्मानी भैया को निःसंदेह गरिमा से कोई आकांक्षा नहीं होगी। लेकिन भाभी को अपनी बेटी के लिए गरिमा से कम एक सोने की अंगूठी की आस तो होगी ही। भैया भाभी की गोद में ही तो पली बड़ी है गरिमा। पिता की असमय मौत ने उसकी मां को मानसिक रोगी बना दिया, तब भैया भाभी ने ही उसे स्नेह संरक्षण दिया। भैया के गले में बाहें डालकर, लाड़ दिखाकर उसने कई खिलौने, कपड़े व तोहफे पाए हैं। भैया के साथ बिताया गया हर पल गरिमा के लिए अविस्मरणीय है। बच्चों के लिए लाई गई मिठाइयों में से एक मिठाई का टुकड़ा गरिमा के मुंह में ठूंसकर दायित्व निर्वाह करती भाभी के एहसान से तो कदाचित उन्हें सोने चांदी से तौलकर भी उड़न नहीं हो सकती गरिमा। जाने कितनी बार गरिमा ने भाभी को बगैर सब्जी के दाल रोटी गटकते देखा है, लेकिन गरिमा की थाली में सब्जी की कमी कभी नहीं हुई। गरिमा ने आशुतोष को भैया भाभी की हर बात बताई है। आशुतोष को भी निक्की की शादी में एक अच्छी खासी रकम खर्च करने से ऐतराज नहीं होगा, लेकिन पैसे बचते कहाँ हैं जो खर्च किए जाएं। आशुतोष की मजबूरी को जानती है गरिमा, इसीलिए चुप रहती है। आशुतोष भी कदाचित अपनी विवशता के कारण ही चुप था। अपने भीतर चल रहे द्वंद्व से लड़ रहा था। पहले गरिमा भी नौकरी करती थी, वह शिक्षिका थी, लेकिन ब्याह होते ही आशुतोष ने उसे नौकरी पर जाने से मना कर दिया। देखो गरिमा, माँ बहुत कमजोर हो गई है। बाबूजी के देहांत के बाद इन्होंने बड़ी तकलीफ से मुझे और निशा को पाला है। तुम नौकरी करने जाओगी तो फिर से माँ को रसोई में जुट जाना पड़ेगा। पूरे दिन के लिए आया रख लेंगे, गरिमा ने सुझाव दिया। आया का खर्च भी कम नहीं होता गरिमा, चोरी चपाटी अलग होती रहेगी। तुम्हें इतना वेतन नहीं मिलता कि तुम नौकरी करके कुछ बचा सको। फिर क्या फायदा ऐसी नौकरी का। तुम घर पर ही रहो, माँ का ख्याल रखो। मुझे नौकरी करने दो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। स्नेह से गरिमा के गालों को हथेली पर रखते हुए निर्णयात्मक लहजे में आशुतोष ने फैसला सुनाया तो गरिमा को झुकना ही पड़ा। माँ के प्रति आशुतोष का स्नेह भाव देखकर पहले पहले गरिमा गौरवान्वित हो उठती थी कि वह एकमात्र भक्त पुरुष की पत्नी है। आशुतोष का सदैव माँ के प्रति चिंतित रहना गरिमा को बेहद भला लगा करता था। हर माह वेतन मिलने के बाद आशुतोष सारा वेतन माँ के हाथ पर धर दिया करता था। ये भैया भाभी द्वारा दी गई शिक्षा का ही परिणाम था कि गरिमा ये सब देखकर भी कभी अपनी सास से ईर्ष्या नहीं कर पाई। लेकिन जल्दी ही आशुतोष का मातृप्रेम गरिमा को खटकने लगा। यदि प्रेम और विश्वास दोनों पक्ष बराबर हों तो सब कुछ सुखद भी लगता है, अन्यथा विपरीत परिस्थितियों में भला कौन सुखी रहा है। आशुतोष को अपनी माँ पर अपार विश्वास था, इसीलिए उसने कभी माँ से अपने दिए पैसे का हिसाब नहीं पूछा। लेकिन गरिमा जानती थी कि माँ पैसे बचाती है। कई बार गरिमा ने उन्हें निशा को पैसे देते देखा भी था। गरिमा सोच सोचकर व्याकुल हो उठती। यदि निशा को पैसे की जरूरत है तो उसकी मदद जरूर की जानी चाहिए, पर आशुतोष को इसकी जानकारी देनी भी तो आवश्यक है। आशुतोष को अंधेरे में रखकर माँ द्वारा किया जा रहा कृत्य गरिमा को तनावग्रस्त कर जाता। उसे लगता जैसे आशुतोष की कद्र इस घर में सिर्फ एक पैसे कमाने वाली मशीन के रूप में है। न तो उसे किसी का निस्वार्थ प्यार मिलता है, न ही विश्वास। माँ के इस व्यवहार के बाद आशुतोष के प्रति गरिमा का स्नेह दुगुना हो गया, क्योंकि वे जानती है कि आशुतोष का उसके अलावा कोई नहीं। घर की परिस्थिति माँ से छिपी हुई नहीं थी, लेकिन तब भी वे बजाय इस घर में कुछ खर्च करने के चुपके से अपनी बेटी को पैसे देती रहती। गरिमा को कई बार लगता कि उसे माँ की शिकायत आशुतोष से कर देनी चाहिए, लेकिन कहीं आशुतोष सच जानने के बाद माँ से स्पष्टीकरण न मांग ले और घर का शांत वातावरण दुखद न बन जाए, यही सोचकर वह चुप रह जाती। कई बार पैसों की तंगी के कारण गरिमा को अपनी आकांक्षाओं को अपने ही अंतर में दफना भी देना पड़ता, पर गरिमा की ललक माँ को पिघला नहीं पाती। जैसे वे कभी कभार निशा को पैसे दे देती है, वैसे गरिमा को कभी क्यों नहीं दे पाती। यदि आशुतोष घर खर्च के पैसे गरिमा को दिया करता
तो निश्चित ही गरिमा भी अपने लिए थोड़े पैसे हर माह बचा लिया करती। पर फिलहाल तो स्थिति ऐसी थी कि जब भी आवश्यकता हो उसे आशुतोष से ही पैसे मांगने पड़ते। जब से गरिमा ने मां को छिपाकर निशा को पैसे देते हुए देखा था, तब से उसने अपनी आवश्यकता के लिए मां से पैसे मांगना ही छोड़ दिया था। जब भी पैसे की जरूरत होती वह आशुतोष से ही मांगती। आशुतोष कभी उसे अपने पॉकेट मनी से पैसे निकालकर दे देता तो कभी मां से लेकर दे देता। पिछली बार जब होटल दीप्ति में साड़ियों की सेल लगी थी, तब गरिमा की पास पड़ोस की सभी सखियां सेल से साड़ी खरीदने जा रही थी। उन्होंने गरिमा से भी साथ चलने का सहज आग्रह किया। इस बार गरिमा अपनी आकांक्षा के आगे विवश हो गई। पैसे की मांग सुनते ही आशुतोष के चेहरे पर हमेशा की तरह एक बेबसी सी छा गई। उसे गरिमा के लिए मां से पैसे मांगने पड़े। मां ने पैसे तो दिए, पर साथ ही भाषण देने से भी बाज नहीं आई। बहू, अड़ोस पड़ोस की औरतों को देखकर तुम्हारा भी साड़ी के लिए ललकना गलत तो नहीं, लेकिन साथ में ये देख लेना भी जरूरी है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।